हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल में बेटा दो फेज होते हैं। एक होता है ये पर्पल वाला, इसको बोलते हैं इंटरफेज। और इसमें सेल डिवाइड नहीं करती, तो क्या करती है बेटा, सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को ताकि वो सेल आसानी से डिवाइड हो सके। सेल किस फेज में डिवाइड होती है, इंटरफेज में या एम फेज में? तो बेटा एम फेज में। ठीक है, इंटरफेज जो होता है 95% के करीब टाइम लेता है, जबकि अपना एम फेज करीब 5% के करीब टाइम लेता है। यदि 24 घंटे में सेल साइकिल कंप्लीट हो रही तो 23 आवर्स के करीब लग जाएगा इंटरफेज में, और 1 आवर्स के करीब लगेगा एम फेज में। और जो सेल साइकिल का इंटरफेज होता है, इसमें भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट गैप फेज, दैट इज G1, इसमें सेल की ग्रोथ होगा। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, ग्रोथ होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इसको एस फेज या सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तीसरा फेज जो होता है वो G2 या सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं, इसमें ग्रोथ होगा और फाइनल प्रिपरेशन हो जाएगा फॉर द डिवीजन। ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेली G1 में डिवाइड हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें हो जाता है बेटा, और इसमें कुछ जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेली वो डिवाइड कर जाते हैं। ग्रोथ पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कुछ चेक पॉइंट भी काम करते हैं यहाँ पे, जैसे G1 में कुछ चेक पॉइंट काम करेंगे, यदि कोई मिस्टेक हो गई तो उसको चेक कर लिया जाएगा। G2 में भी कुछ चेक पॉइंट काम करता है, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको चेक कर लिया जाएगा। इसी तरह एम फेज में भी एक चेक पॉइंट काम करता है, उसको एम चेक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। एम फेज में क्या होता है बेटा, एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये देखिए कैरियोकाइनेसिस हो गई फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में भी कई फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो इस तरीके से अब सेल डिवाइड होगी और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल का मतलब हो गया द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट जीनोम। सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लेती है, यानी कि डबल कर लेती है, और उसका निर्माण कर लेती है, और सभी कंपोनेंट का निर्माण कर लेती है जो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दोनों डॉटर सेल को दे देती है। फेज ऑफ सेल साइकिल में पहले बताया था इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज, सिंथेटिक फेज, एस फेज, और G2 या सेकंड गैप फेज। ठीक है, फिर एम फेज होती है, एम फेज को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें 95% टाइम लगा था, इसमें 5% टाइम लगा था। इसमें भी 2 फेज होंगे, कैरियोकाइनेसिस, इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, जबकि साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें G1 फेज होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लगातार ग्रो करती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जो होता है 2C से 4C हो जाता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है तो 2n ही रहेगा। G2 फेज में आते हैं, G2 फेज में जो प्रोटीन होता है वो बनता है, प्रोटीन बनने से सेल की ग्रोथ होती है जो लगातार कंटिन्यू रहती है। ठीक है, फिर एम फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको आपने माइटोटिक फेज बोला था। और एम फेज में क्या होता है, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगी। ठीक है, और फिर डॉटर सेल में वो दोनों न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्विसेंट स्टेज को जीनॉट फेज बोलते हैं। एडल्ट एनिमल सेल वो डिवाइड नहीं करती, क्योंकि वो एग्जिट कर जाती है जीवन में और चली जाती है एक दूसरे इनएक्टिव फेज में, जिसको जीनॉट बोलते हैं। सेल इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहेगी, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करती, मतलब उसमें ना तो कोई ग्रोथ वगैरह होगी और ना ही वो कोई रेप्लिकेट करेगी। जैसे हमारी हार्ट की सेल होती है, जैसे हमारी नर्व सेल होती है, ठीक है ना, ये सारी होती है, जैसे हमारी मसल सेल होती है, ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये सेल साइकिल को दर्शाया गया है। सेल साइकिल में इंटरफेज है, इंटरफेज में G1 है जहां प्रोटीन सिंथेसिस ग्रोथ हो रहा है। G2 में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाता है बेटा। और G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस दोबारा होती है, ग्रोथ होगी। और इसमें देखिए पहले कैरियोकाइनेसिस है, उसमें भी 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए माइटोसिस क्या होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल बिल्कुल सेम रहेगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और माइटोसिस जो होता है उसमें 4 सब फेज होते हैं। ठीक है ना, फार्मूला है पीमैट। पीमैट का मतलब हो गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज सबसे पहली फेज होती है और टीलोफेज सबसे आखिरी होती है। प्रोफेज सबसे लंबी होती है और एनाफेज सबसे छोटी होती है। प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका है उसमें 2 क्रोमैटिड हैं, लेकिन वो कंडेंस है, अब वो विजुलाइज होने लगेंगे, यानी क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो डबल हो गया था, लेकिन वो अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसमें 2 क्रोमैटिड आपस में उसमें आपस में इंटर बाइंडेड थे। जब हम क्रोमोसोम को या क्रोमोसोमल मटेरियल को कंडेंस करेंगे तभी वो क्रोमैटिन के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। तो याद रखिएगा इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल आर असेंबल्ड इनटू द माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है माइक्रोट्यूब्यूल से।
न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है। सेंट्रियोल डिवाइड कहाँ हुआ था? एस फेज में, अपोजिट पोल पे कहाँ पहुंच गया? प्रोफेज में। अब आया मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। काइनेटोकोर क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर के इधर की तरफ दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जुड़ जाता है। काइनेटोकोर होता है स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, यहीं से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। दूसरा क्या होगा? क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके अरेंज हो जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर पर, इक्वेटर पर एक प्लेट बन गई, सारे क्रोमोसोम यहाँ पे आके ऐसे बैठ गए, इसी को बोलते हैं मेटाफेज पे अरेंज हो जाते हैं। और ये इस पोल से जुड़ गया और ये इस पोल से जुड़ गया, ऐसे अपोजिट पोल से दोनों जुड़ जाते हैं। एनाफेज में क्या होंगे? ये सिकुड़ने लगेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। जब इनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो फिर ये अपोजिट पोल पे दोनों चले जाएंगे और ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ये देखिए एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ये ऊपर वाला क्रोमैटिड अलग, ये नीचे का क्रोमैटिड नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, क्रोमैटिड्स जो होते हैं अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। इसका कारण था स्पिंडल फाइबर का छोटा होना या सिकुड़ जाना। ठीक है, टीलोफेज आखिरी फेज होती है। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम क्लस्टर्ड ऑन द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड थे अब उन्हीं को क्रोमोसोम बोलेंगे। अब ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे और क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बन जाएगा क्रोमोसोम के चारों तरफ। और क्या होगा? न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और ईआर दोबारा रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोफेज में ऐसा अपीयरेंस आएगा, मेटाफेज में ऐसा अपीयरेंस आएगा। ये देखिए ऐसे ये मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए, अपोजिट पोल से जुड़ गए। एनाफेज में देखिए सेपरेट हो जा रहे हैं, क्रोमैटिड क्रोमैटिड सेपरेट हो जा रहे हैं यानी, और स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं और न्यूक्लियोलस वगैरह रीअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगी। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो फिर साइटोकाइनेसिस होती है। इसमें डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, जो कि दोनों डॉटर सेल को अलग कर देता है। ठीक है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस जो होती है उसमें एक फोरोस बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे मान लो ये एनिमल सेल है तो उसमें बीच में फोरोस बनेगा, ये एक न्यूक्लियस ये दूसरा न्यूक्लियस है और ये बीच में आके जुड़ जाएगा। ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों का साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा और दो अपोजिट सेल, दो सेल अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। प्लांट में थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट में न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर दैट इज सेल प्लेट। अब प्लांट सेल ये रही। अब प्लांट सेल में क्या होता है? ये न्यूक्लियस बीच में क्या होता है? एक सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट इधर से इधर बनता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ बनता है, जो कि आगे चल के मिडिल लेमिला बना देता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मिडिल लेमिला बना देता है। मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की, और दो एडजेसेंट सेल को अलग कर देती है। फिर इसके इधर प्राइमरी वॉल, इधर प्राइमरी वॉल, इधर सेकेंडरी वॉल, इधर सेकेंडरी वॉल, इस तरह से सेल वॉल बन जाता है। ठीक है, when karyokinesis not followed by the cytokinesis, जब karyokinesis तो हो लेकिन cytokinesis ना हो तो न्यूक्लियस की संख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन साइटोप्लाज्म अलग ना हो पाने के कारण सेल अलग नहीं हो पाती। तब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिंसीटियम बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रोथ होगी यानी ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए माइटोसिस जरूरी है। सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस ही चाहिए। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस चाहिए। ठीक है, और क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करना है तो भी माइटोसिस करानी पड़ेगी। कहीं पे घाव को भरना है या रिजनरेट करना है तो भी माइटोसिस चलेगी। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट और कुछ इंसेक्ट्स में भी माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। कौन से इंसेक्ट होता है? जैसे जैसे हनीबी मेल हनीबी याद रखिएगा, मेल हनीबी की बॉडी एन होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड वहाँ काम करता है। रिपेयरिंग और वुंड हीलिंग के लिए भी ये चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, उसके लिए भी माइटोसिस चाहिए। मियोसिस क्या होती है? स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं क्रोमोसोम का नंबर भी रिड्यूस हो जाएगा, डीएनए का नंबर अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मानो अगर कोई सेल 2n/2c ली गई है तो जब जब अंत में सेल बनेगी तो n/c बन जाएगी, यानी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ या फिर साइटोप्लाज्म वो डीएनए का अमाउंट रिड्यूस हुआ कि दोनों, तो दोनों हो गए। ये कब होती है? गैमेटोजेनेसिस के समय होती है प्लांट और एनिमल्स में। इसमें क्या होता है? दो सबसीक्वेंट साइकिल चलती है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, एक मियोसिस 1 होगा और एक मियोसिस 2 होगा। ठीक है, और इन इट्स रिजल्ट इन 4 हैप्लाइड सेल, 4 हैप्लाइड सेल बन जाएगी। देखो हैप्लाइड उसको बोलते हैं जिसमें जीनोम हाफ हो जाए, तो हैप्लाइड सेल 4 हैप्लाइड सेल बनती है जिनको डॉटर सेल कहते हैं। इंटरफेस जो होता है जो मियोसिस के पहले होगा वो बिल्कुल इंटरफेस ऑफ माइटोसिस के समान होगा। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होता है? एस फेज इज प्रोलॉन्ग्ड, सिर्फ एस फेज थोड़ी सी लंबी होती है। मियोसिस 1 क्या होगा? मियोसिस 1 जो होता है उसको 5 सब फेज में बांटा गया है। फार्मूला है लता जरा पानी दे दे, लता जरा पानी दे दे।
यानी लेप्टोटिन, जैगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोफेज की खास बात है कि प्रोफेज की शुरुआत में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और अंत में लगभग खत्म हो जाता है। जाइगोटिन में क्या होगा, ये मम्मी का क्रोमोसोम मान लो, ये पापा का क्रोमोसोम मान लो, जो शेप, साइज और स्ट्रक्चर में समान होते हैं, इनमें जीन की जो लोकेशन है वो भी समान होती है, जीन भी समान होता है। अगर हाइट का है तो यहाँ पे भी हाइट का होगा, यहाँ आई कलर का तो यहाँ भी आई कलर का होगा। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इनकी पेयरिंग हो जाती है, जिसमें से आधे मम्मी से मिले, आधे पापा से, आधे ओवा के थ्रू, और आधे जो होते हैं स्पर्म के थ्रू। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस, और इस फेज को बोलते हैं जाइगोटिन। अब क्रोमोसोमल जब पेयरिंग हो जाएगी तो वहां पे पेयरिंग होने के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी पेयरिंग किसकी हेल्प से होती है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो पेयर्ड सिनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम है वो देखो कितने स्ट्रैंड के दिखाई पड़ रहे हैं, एक और दो, इसलिए इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। और बाइवेलेंट को ही आगे चल के टेट्राड बोलेंगे, लेकिन वो इस फेज में क्लियर होगा, नेक्स्ट फेज में, दैट इज पैकेटिन में। पैकेटिन में क्या होगा, ये जो पहले तो ये अपने अपने क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएंगे। ये पापा का क्रोमेटिड हो गया, ये मम्मी का क्रोमेटिड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका कुछ टुकड़ा यहाँ आ जाएगा, इसका कुछ टुकड़ा इधर आ जाएगा, और इसका कुछ टुकड़ा इधर आ जाएगा। इस एक्सचेंज को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, ये और ये सिस्टर, ये और ये सिस्टर, ये और ये सिस्टर, ये और ये नॉन सिस्टर। तो याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज रिकॉम्बिनेज। एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में वो रिकॉम्बिनेज होता है। रिकॉम्बिनेज में भी दो मेन एंजाइम होंगे, एक काटेगा, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जोड़ने के लिए लाइगेज, जोड़ने के लिए लाइगेज। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। और इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आता है। यही कारण है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से 100% मैच नहीं करता, कुछ ना कुछ वेरिएबल होता है। डिप्लोटिन में क्या हो जाएगा, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड द कंबाइंड क्रोमोसोम, कुछ हिस्सा अभी भी कंबाइंड होता है, वो सेपरेट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी सेपरेट नहीं होता बल्कि जुड़ा रहता है। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को कियाज्मेटा या कियाज्मा बोलते हैं। ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटिन स्टेज कुछ महीनों से कुछ सालों तक लंबी हो जाती है, हैंग कर जाती है, रेस्ट हो जाती है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होगा, इसमें कियाज्मेटा गायब हो जाएगा। कियाज्मेटा गायब हो जाने को बोलते हैं टर्मिनाइजेशन। क्रोमोसोम आर द फुल्ली कंडेंस, अब क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो गया, क्योंकि प्रोफेज की शुरुआत में स्टार्ट होता है और प्रोफेज के अंत में खत्म हो जाता है। मियोटिक स्पिंडल बन चुका है, अब न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया। ठीक है, और मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर बन जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ दो इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट बनती है। अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो 23 ऊपर बैठेंगे, 23 नीचे बैठेंगे, 23 इस पोल से जुड़ेंगे और 23 इस पोल से जुड़ेंगे, यानी दोनों अलग अलग पोल से जुड़े थे। पहले केस में क्या था, एक ही प्लेट बनी थी, सारे क्रोमोसोम उसी पे जुड़े थे, और ऊपर वाली पोल से भी जुड़ा था और नीचे वाली पोल से भी जुड़ा था। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम अपोजिट पोल से जुड़ गए और दो हिस्सों में अरेंज हो गए। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम, अब देखो ये 23 क्रोमोसोम इस तरफ आने लगेंगे, ये 23 क्रोमोसोम इस तरफ आने लगेंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, जबकि उनका सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़ा रहेगा। सिस्टर क्रोमैटिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं हुआ। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो देखो क्या होगा, N/2C, N/2C, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, लेकिन अभी डीएनए का नंबर हाफ नहीं हुआ। अब साइटोकाइनेसिस हो गई तो दो सेल बन गई, ये देखो ये बनी N/2C, ये भी बनी N/2C, तो सेल कैसी हो गई, डायड ऑफ द सेल, ये देखो इसको डायड ऑफ द सेल बोलते हैं। अब टीलोफेज फर्स्ट हो गया था, टीलोफेज फर्स्ट हो जाने के बाद इंटरकाइनेसिस हो जाएगी। इंटरकाइनेसिस में क्या हो जाएगी, इस स्टेज में मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस से फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो गैप होता है उसमें इंटरकाइनेसिस होती है। ये जनरली शॉर्ट होती है क्योंकि इसमें G1 और G2 तो होता है, S नहीं होता। ठीक है, मियोसिस सेकंड क्या होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस के समान होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, क्रोमोसोम दोबारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा यानी कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी जो इक्वेटर पे बनेगी, सारे के सारे क्रोमोसोम फिर यहीं पे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा और एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ेगा। ये देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स अपोजिट पोल टू द स्पिंडल एंड गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। एनाफेज फर्स्ट में ये सेंट्रोमेर स्प्लिट हो जाएगा, इसके आधे क्रोमैटिड ऊपर आधे नीचे आ जाएंगे। ये देखो, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अलाउइंग द मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये दोनों अपोजिट पोल पे चलने लगेंगे। टीलोफेज में अपोजिट पोल पे पहुंच गए, दो ग्रुप में आके बट गए, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन गया, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। अब बताओ, दो सेल थी,
n/2c, n/2c। अब 4 इससे 2 सेल बन जाएगी, इससे 2 सेल बन जाएगी, तो n/c, 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 n/c। टोटल कितनी सेल बन गई? 4। और जीनोम टोटल कैसा था ओरिजिनली? 2n/2c। तो देखो क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया, डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो गया। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और जबकि मियोसिस 2 में डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होगी? सिग्निफिकेंस ये है कि गैमेट बनने के लिए मियोसिस होना बहुत जरूरी है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का बहुत ही उपयोग है। ठीक है। दूसरी बात, इससे वेरिएशन पैदा होते हैं। वेरिएशन बताया था कि ऑफस्प्रिंग अपने मदर फादर से 100% मैच नहीं करता, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो जाने के कारण नए वेरिएशन आ जाते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन इनका काफी अच्छा हो जाता है। इसीलिए एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के चांस फ्यूचर जनरेशन के ज्यादा हैं कि ओल्ड जनरेशन के? फ्यूचर जनरेशन के ज्यादा हैं। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। तो क्या बोला गया? इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है गैमेट में, तो क्रोमोसोम जो होता है रीस्टोर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। कैसे? पापा के पास 46 क्रोमोसोम है, मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर पापा और मम्मी के दोनों के गैमेट 46 वाले होते हैं, तो फिर क्या हो जाता? हम लोग में तो 92 हो जाता, तो फिर डबल हो जाता। इससे हम लोग में 46 नहीं होता। लेकिन अगर पापा के पास 46 है, मम्मी के पास 46 है, अगर मियोसिस द्वारा बने तो 23 पापा से, 23 मम्मी से, और हम लोग में जब फर्टिलाइजेशन हुआ फिर से 46 हो गए। यानी हर पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम के नंबर को रिस्टोर कर लेता है। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 मिनट बायोलॉजी में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहें और आपको नए से नए वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।